हे एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हम लाइव जाने वाले थे विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स लेक्चर नंबर 1। बढ़िया शुरुआत होने वाली थी, लेकिन सैडली बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू मैं लाइव नहीं जा पाया। तो कोई बात नहीं, अब इतना वेट किया है, एक दिन और वेट कर लेते हैं, ठीक है। बट मुझे लगा कि यार आज सेशन नहीं हुआ है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो लेट अस डू वन थिंग, एक वार्म अप कर लेते हैं यहाँ पे। और उस वार्म अप में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स। क्योंकि शायद आपको पता होगा ये जो चैप्टर है ना बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और बाकी चैप्टर जैसे कि मैग्नेटिज्म, यहाँ पे अगर किसी को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं तो वो फिजिक्स की वजह से नहीं लगते, वेक्टर्स की वजह से लगते हैं। तो अभी मैं आपको वो वाला पोर्शन करा दूंगा वेक्टर्स का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में काम आएगा। बाकी जो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ पे तो काम नहीं आते बट मैग्नेटिज्म में काम आते हैं, वो हम तब कर लेंगे। तो आइए वो दो तीन टॉपिक्स जो वेक्टर्स के जरूरी हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लिए, उसको फटाफट एक छोटे से सेशन में हम लोग फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप योर जोश इज हाई। अब कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट मत हो, आज टेक्निकल इशू हो गया, क्या कर सकते हैं, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारा लैपटॉप कह रहा है कि हमें भी अब छुट्टी चाहिए सर, बहुत हो गया 21 की लंबी लंबी क्लासेस करके। तो कुछ तो इसको भी इशू आ गया था, बट नाउ इट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। तो कल से 4 बजे अपना रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आइए मैं आपको बता देता हूं क्या क्या वेक्टर्स आपको सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है फॉर योर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, या फिर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो कई बार ऐसा होगा कि वो वेक्टर जो है वो किसी एंगल पे ऐसे लग रहा है ना, लेट्स से दिस इज एन एंगल, कुछ भी हम कह लेते हैं, मान लीजिए इसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा थीटा कह लेते हैं, ठीक है। तो देयर इज लेट्स से सम फोर्स एफ एक्टिंग एट एन एंगल। तो कई बार हम ऐसा करेंगे कि इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ले लेंगे, है ना, एफ एक्स, और इसका एक कंपोनेंट हम लोग बेटा वाई डायरेक्शन में ले लेंगे, जिसको हम बोलेंगे एफ वाई। तो किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लिया जा सकता है। अब जिन बच्चों को एक कंपोनेंट लेना नहीं आएगा वो हल्ला मचाएंगे कि सर हमको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड समझ नहीं आ रहा। भाई तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स तो समझ में आ रहा है, तुम्हें वेक्टर नहीं आता है, इसलिए कृपा अटकी हुई है। तो आपकी कृपा ना अटके, इसलिए इसको यहीं पे सीख लेते हैं, है ना बेटा। ग्लोबल वार्मिंग सुनी है ना तुमने, ग्लोबल वार्मिंग का कॉज तुम्हें क्या लगता है, गाड़ियां, पॉल्यूशन, है ना, कार्बन एमिशन, फैक्ट्रियां, तुम्हें तो यही लगता है ना। लेकिन पता है ग्लोबल वार्मिंग का एक और कॉज क्या है, आप हैं। आप क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ने आ जाते हैं, बेसिक मैथ्स नहीं आता अच्छे से, वेक्टर्स नहीं आता अच्छे से, फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, दिमाग का टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि वेक्टर नहीं आता। और सोचो लाखों बच्चे जेई और नीट का एग्जाम देते हैं, इतने बच्चों के दिमाग का टेम्परेचर एक साथ बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे नहीं, ऑब्वियसली। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार आप भी हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हुए वेक्टर को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो आइए बेटा वेक्टर का कंपोनेंट लेना सिखाता हूं, ठीक है। पहली बात तो आपको देखो भाई, अब सिंपल सा तरीका है, मैं आपको सीधा ट्रिक सिखा देता हूं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, जो हमारे लिए काम की चीज है वो सीखो, उसको अप्लाई करो, ठीक है। जहां पे एंगल थीटा दिखाई देता है, यहां पे दिखाई दे रहा है क्या एंगल थीटा, यस। तो जहां पे एंगल थीटा दिखाई देता है वहां वाला कंपोनेंट प्यारे बच्चों एफ कॉस थीटा लिखा जाएगा। जहां पे आपको थीटा एंगल दिखाई दे रहा है वहां का कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, एफ कॉस थीटा। जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा है उधर का कंपोनेंट कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है उधर का कंपोनेंट बेटा एफ साइन थीटा हो जाता है। ये चीज आप चाहो तो याद कर लो, समझना है समझ भी सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। वेक्टर में ना पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं आप। तो जैसे ये एफ वाई जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे बेटा, ये एफ वाई आपको दिख रहा है ना, इसको मैं पैरेलली यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने एफ वाई को यहाँ पे। अब एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देखो 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 देखो, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं। ये हाइपोटेनियस है इसका जो कि एफ के बराबर है ना। ये इसका परपेंडिकुलर है जो कि एफ वाई के बराबर है। ये इसका बेस है जो कि एफ एक्स के बराबर है। अब यार तुम खुद ही ट्राई कर लो, तुमको कौन सी बड़ी बात है ये सब। साइन थीटा, है ना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप साइन थीटा में थीटा इसको मानते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला एफ वाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन सा है, ये वाला एफ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ। तो एफ वाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। क्या मैंने वही चीज लिखी है यहाँ पे, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। मैंने शॉर्ट ट्रिक से समझा दिया कि ये चीज तुम याद कर लो और हमेशा अपने दिमाग में बसा लो, फटाफट कंपोनेंट आ जाएंगे। इतना क्यों सोचना है कि हम पहले ट्राइंगल बनाएं, साइन थीटा लिखें, कॉस थीटा लिखें। मेरी बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल तरीका है। जहां पे थीटा होता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा कहलाता है, एफ कॉस थीटा। जहां पे थीटा नहीं है दूसरी तरफ वाला, दूसरा परपेंडिकुलर, वो एफ साइन थीटा।
एक एग्जाम्पल ले लें, चलो फटाफट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जोश एकदम हाई रहना चाहिए बेटा, कल ये सब काम आएगा। कल पहली क्लास होगी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की। चलो अगर कल काम ना आए तो परसों तो आ ही जाएगा, जब आप कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे, ये बिल्कुल काम आने वाला है, ठीक है। देखो, मान लो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल गिवन है बेटा, लेट्स से 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। अब वर्टिकल डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स या फिर एक्स वाला फोर्स कितना है, इसका कंपोनेंट कितना है, तो आप क्या लिखेंगे, 10 cos 60। अब ये भी बताया था, जहां पे एंगल बनता है वहां पे आप cos थीटा लिखते हैं, है ना। तो 10 इंटू कॉस 60 इस तरफ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2, बोले तो 5 न्यूटन। एक बार दिल बना के बता देना सब लोग कमेंट बॉक्स में कि ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ भी नहीं करना है ना, जहां पे एंगल दिखा बस cos थीटा। अच्छा, दूसरी तरफ वाला कंपोनेंट बताओ, वो sin 60 हो जाएगा, है ना, वो sin 60 हो जाएगा। sin 60 इज √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स √3। डन एंड डस्टेड। ऐसे आपको कंपोनेंट्स लेने होते हैं, जिधर एंगल थीटा गिवन है उधर का कंपोनेंट cos थीटा हो जाता है। अब अगर एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहे तो वो ऐसे भी कर सकता है कि मान लो यहां पे कोई फोर्स है F, एंगल वो ये वाला दे देगा थीटा, ये वाला थीटा दे दिया, पहले ये वाला देता था नीचे, अभी ऊपर वाला दे दिया। अब आप सोचोगे सर ने तो यही सिखाया है कि इस तरफ वाला हमेशा F cos थीटा आता है, पिछले क्वेश्चन में भी यही सिखाया था F cos थीटा आएगा, पिछले उससे पहले वाले में F cos थीटा था, तो हम F cos थीटा लिख लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। सर ने ये नहीं सिखाया कि हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला F cos थीटा आता है। सर ने ये सिखाया कि जहां से एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट cos थीटा आता है। तो इस बार ये cos थीटा नहीं आएगा, एंगल तो बेटा यहां पे बन रहा है ना, यहां पे ना, इसके साथ बन रहा है ना एंगल, तो ये होगा F cos थीटा। बात समझ में आती है क्या कहना चाहता हूं मैं, तो ये F cos थीटा हो जाएगा। और अगर वो F cos थीटा हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, F sin थीटा हो जाएगा। एकदम बढ़िया कंसाइज प्रिसाइज तरीके से, बिना ज्यादा इधर उधर की बात किए मैंने आपको कंपोनेंट लेना सिखा दिया है। डन एंड डस्टेड, ये काम आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वार्म अप चल रहा है ना भाई, वार्म अप है ये, अभी पढ़ नहीं रहे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, लेकिन हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी बेसिक्स चाहिए वो हमें आना चाहिए, ताकि कल वाली क्लास में ऐसा ना लगे कि सर ये कौन से प्लैनेट से आए हैं, किस प्लैनेट की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ऐसी भाषा तो हमने कभी नहीं सुनी कि ये कंपोनेंट क्या होता है एंड ऑल, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तुमने सुना है मुझे पता है, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है बेटा वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करें, दो वेक्टर्स को कैसे आप सॉल्व करेंगे अगर वेक्टर एडिशन दिया है तो, ठीक है। देखो, वेक्टर एडिशन महाभारत से लिया गया है ना, कि मान लो इधर अर्जुन है, 5 न्यूटन की फोर्स से तीर चलाते हैं, सामने खड़े बेटा कर्ण, है ना, वो भी 5 न्यूटन के फोर्स से तीर चलाते हैं दोनों तरफ से। तो ऐसे दिखाते थे ना, हवा में जाके दोनों तीर आपस में टकराते हैं, कुछ दिव्य शक्ति यहां से निकलती है और फिर दोनों तीर गायब हो जाते हैं। समझ में आया ऐसा क्यों होता है। ये वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, महाभारत में सबने सीख रखा है ये सब, है ना। तो यहाँ पे देख लो आप, एक इधर से आया एक इधर से आया, बराबर मैग्नीट्यूड है, नेट कितना आएगा इसका, तो नेट को हम बोलते हैं रिजल्टेंट, क्या रिजल्ट आया उसका, तो वो 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर अर्जुन भी इसी तरफ से लड़े, पांडवों की तरफ से, और इमेजिन करो कर्ण का भी जो है ना मतलब ऐसे मति जो है वो चेंज हो गई, बुद्धि चेंज हो गई, उसने बोला मैं कौरवों की तरफ से क्यों लड़ूंगा, पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। तो ये भी इस तरफ से ही तीर चला रहा है, देखो दोनों सेम डायरेक्शन से चला रहे हैं, कौरवों की तरफ, उनकी हालत खराब कर दी एकदम। अब बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा, अब रिजल्टेंट आ जाएगा 10, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल देखते ही बच्चे को लगता है अरे सर ये वेक्टर एडिशन कोई नई चीज थोड़ी ना है, यहां भी 5 - 5 0 कर रहे हो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, और 5 और 5 10 कर रहे हो। लेकिन अगर मैं अगला सवाल पूछ लूं कि बेटा बता अब आंसर क्या होगा, ये भी 5 है ये भी 5 है, बट ये दोनों 90 डिग्रीज में है, तो बच्चा कहता है अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब 5 - 5 0 होता है, 5 + 5 10 होता है, यहां भी 5 + 5 10 कर दूंगा। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्या इसका आंसर 5 + 5 10 है? नहीं है भाई, नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका डायरेक्शन भी होता है, तो किस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं मान लीजिए, है ना, वैसे तो पैरेललोग्राम लॉ वगैरह है, बट मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिससे आपका फटाफट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए वेक्टर का रिवीजन हो जाए। बाकी वेक्टर का डिटेल्ड थ्योरी आएगा वो आप बाद में पढ़ लेना, ये तो वार्म अप है ना, इससे आपका काम चल जाएगा। काम क्या चल जाएगा, आप अच्छे से सारे सवाल कर लोगे, ये सफिशियंट है, ठीक है।
रिजल्टेंट फोर्स कहीं तो यहां से जा सकता है, कहीं तो इनके बीच में से जा सकता है, जरूरी नहीं एकदम बीच से जाए। मान लो P और Q के बीच का एंगल है बेटा थीटा। कितना एंगल है P और Q के बीच का? थीटा। तो वो थीटा एंगल पे जब दो फोर्सेस हैं तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर है? ये याद रखना है भाई, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थोड़ा थीटा कट गया लास्ट में, बट समझ जाओ ना, कॉस के आगे थीटा लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा साइड कर दूं उसको? तो बोलोगे नहीं सर आप कह रहे हो बट थीटा हमें दिख तो नहीं रहा, आप इधर कर दो सर उसे। लो भाई, अब ठीक, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये रिजल्टेंट होता है भाई। अच्छा अब देखना ना, क्या आप बता सकते हैं पहले केस में थीटा कितना है? नहीं सर हम नहीं बता सकते, आप ही बताओ। कभी भी अगर एंगल पता करना है दो वेक्टर के बीच का, तो एक ताल नामक मूवी आई थी, उसमें गाना था, दिल ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे, सुना है कभी? ताल से ताल मिला, सुना है? बस वही करना है। ताल यहाँ पे टेल है, इसको टेल बोलते हैं बेटा, वेक्टर की टेल बोलते हैं, देख रहे हो आप, इसको टेल कहते हैं, टेल टेल है ना, वेक्टर का पिछवाड़ा टेल। इसको हेड बोलते हैं बच्चे, हेड है ये। अगर आपको एंगल पता करना है ना, तो दोनों के टेल को मिला दीजिए आपस में। टेल को मिलाने के लिए क्या करोगे? एक काम करो, इसको उठा के यहां से ऐसे उठाते हैं इसको और यहां पे रख देते हैं, ये देखो। समझ में आया मेरी बात, क्या करना चाह रहा हूं मैं? मैंने वहां से उठाया वहां पे रख दिया, टेल से टेल उनके ज्वाइन हो गए। और अगर टेल से टेल ज्वाइन हो गए तो आप देख रहे होंगे इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। समझ में आता है? इन दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना है? 180 डिग्री है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया, मैं एक चीज और कर सकता हूं, क्योंकि स्क्रीन से कट जा रहा था ना, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। चलो छोड़ो, टेंशन मत लो, इसको उठा के अपन इधर ले जाते हैं। देखो टेल से टेल, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउड है। दिख रहा है? टेल से टेल मिला दिया दोनों का मैंने। कितना एंगल है भाई? 180 डिग्री। कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, कितना एंगल है दोनों के बीच में? 180। कैसे पता करूंगा मैं? टेल से टेल मिला के। अच्छा इसमें बताना, यहां तो चलो थीटा की वैल्यू होगी बेटा 180 डिग्री, है ना। अच्छा नीचे वाले में कितना है बेटा थीटा? तो चलो इसको उठाते हैं, नीचे वाले को उठाते हैं, ठीक है। इसको उठा के इसके ऊपर रख देते हैं थोड़ा। ओ ये तो एक के ऊपर एक आ गए। इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। भाई दोनों सेम डायरेक्शन, देखो ये 0 डिग्री है, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऐसे थे पहले वाले केस में, और ऐसे हैं दूसरे वाले केस में। तो ये 0 डिग्री है, वो 180 डिग्री था। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं है? 0 डिग्री हो जाएगा सर, सही कह रहे हो सर आप, दिस इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आपको एंगल पता है यहाँ पे कितना है वो एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, तो क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना एकदम आसान है? क्या ये ऑलरेडी टेल टू टेल जुड़े हुए हैं? हाँ, तो ताल से ताल मिला, मतलब टेल से टेल मिला। टेल से टेल जैसे ही आपने मिला दिया, आपको उनके बीच का एंगल मिल जाएगा। एंगल यहाँ पे 180, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90। अब ये तीनों केसेस में आपको पढ़ा देता हूं कि 180 में क्या होगा, 0 में क्या होगा, 90 में क्या होगा। आओ 180 देखते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा बराबर 180 डिग्री रखता हूं तो देखना क्या होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। कुछ पता है क्या होता है cos 180? जैसे ही आप cos 180 वहां पे रखेंगे ना बेटा, -1 हो जाएगा वो। cos 180 इज हाउ मच? -1। तो यहाँ पे सीधा माइनस लिख दूं? अरे यार cos थीटा -1 हो गया, cos 180 तो माइनस बन गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? बचपन में सीखा था क्या ये फॉर्मूला? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब आता तो है ना तुम्हें नमूनो। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है बेटा ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही तो है। अगर दोनों तरफ रूट ले लिया जाए तो दोनों स्क्वायर गायब, और रिजल्टेंट कितना आया? p माइनस क्यू। हो p माइनस क्यू, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आपको ये चीज ऑलरेडी आती थी कि अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया था क्या आपने पहले ही? 5 - 5 0 आ गया था क्या? आ गया था। लेकिन ये उसका प्रूफ है कि हमें क्यों सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। क्यों सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? क्योंकि एंगल 180 डिग्री है, और 180 डिग्री अगर इस एंगल में रखा जाए तो यही वाला फॉर्मूला आता है निकल के। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर। 0 डिग्री वाला भी बता दूं, यहाँ पे आपने 5 और 5 10 लिख तो दिया है, बट मैं बताऊं कैसे आया। देखो वो भी फटाफट कर लेते बेटा, फटाफट कर लेते एकदम। तो रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है सर। थीटा की वैल्यू 0 रख दो सर यहाँ पे।
cos 0 1 होता है बेटा, तो cos 0 1 होते ही ऐसा हो जाएगा p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, है ना, यहाँ पे 2pq, cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, गायब, इतना बचेगा। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? तो ये है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर भाई। और अगर दोनों तरफ रूट लिया जाए तो स्क्वायर गायब हो जाएंगे और रिजल्टेंट आ जाएगा p प्लस क्यू। ओहो, इसीलिए इन दोनों को जोड़ा गया था, 5 और 5 10 लिखा गया था। देखो मैंने 90 वाले में 5 और 5 10 नहीं होगा आंसर, ये मैंने बोला था आपको। 10 इज रॉन्ग आंसर हियर, यहां पे गलत जवाब है 10। 10 कहां पे सही जवाब है? जब दोनों 0 डिग्री में है। तो आज के बाद याद रखो, दो वेक्टर्स गिवन है, ऐड कर रहे हो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट तब करोगे जब 180 डिग्री का एंगल होगा, और डायरेक्टली ऐड कब करोगे? जब 0 डिग्री का एंगल होगा। अब एक क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, तुम ही बताना, डायरेक्ट ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो इधर है हमारे बहुत ही बलवान 10 न्यूटन का फोर्स लगाने वाले अर्जुन महोदय, इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर तीर चला रहे हैं, और उधर है हमारे प्यारे से शकुनी मामा, है ना, शकुनी मामा। अब शकुनी मामा मतलब क्या ही लगा लेंगे, 2 न्यूटन का लगा लेंगे, उससे ज्यादा क्या लगा लेंगे वो। तो उन्होंने लगाया उल्टी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का तीर, अब ऐसे टूं से, है ना, चला दिया बाण, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू जब 180 डिग्री एंगल होता है तो सब्ट्रैक्ट करके निकाली जाती है। क्या 180 डिग्री एंगल है? अरे भाई एक उधर है एक इधर है, तो 180 डिग्री एंगल नहीं हुआ? वही है ना, ताल से ताल मिला, ले मिला के देख ले बेटा, ये ले, इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, देखना अभी ताल से ताल जैसे हम मिलाएंगे, ये देखो इसके टेल से इसका टेल मिला दो, मिल जा भाई मिल जा, हाँ ये देखो टेल से टेल मिला के देख लो, 180 डिग्री का एंगल है। और अगर 180 डिग्री का एंगल है तो आंसर होगा 10 माइनस 2, बोले तो 8, बोले तो 8, यही तो होगा, 10 माइनस 2 8। उस 8 की दिशा किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगा? दिशा कौन है तुम पूछने लग जाओगे, मैं डायरेक्शन ही बोल देता हूं, डायरेक्शन किधर होगा उस 8 का? तो 8 का डायरेक्शन होगा इस तरफ। अरे भाई जिधर बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है उधर ही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अर्जुन का तीर ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, 10 न्यूटन का है, शकुनी मामा का 2 न्यूटन का है, तो 10 माइनस 2 रिजल्टेंट किधर? जिधर 10 था उधर। तो यहाँ पे 8 न्यूटन इस तरफ आ गया। सिंपल सी बात हो गई एकदम, बिल्कुल हो गई सिंपल सी बात। वहीं पे मैं कहता कि 10 भी मान लो इधर ही लग रहा है ना, मान लो बेटा 10 भी इधर लग रहा है, 2 भी इधर लग रहा है, तो दोनों जुड़ जाते, तो रिजल्टेंट आता 12 सेम डायरेक्शन में। अरे जब जुड़ेंगे तो सेम ही डायरेक्शन में तो आएंगे, ऑलरेडी 10 था इधर, 2 और लग गए तो 12 हो गए, सिंपल। तो ये 180 डिग्री का केस हमारे बच्चों को क्लियर, ये 0 डिग्री का केस बिल्कुल क्लियर। बाकी कोई भी एंगल हो, कोई सा भी एंगल हो, बस आपको यहाँ पे थीटा के जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, देख रहे हो ना, इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ये सब काम आएगा, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, कल को मत कहना कि सर हमें वेक्टर नहीं आता, मैंने सिखाया है, मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी तुम्हारा काम है इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, जो जो इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स बता रहा हूं लिख के रखो। 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट, 0 डिग्री में ऐड, रिजल्टेंट हमेशा उधर ही होगा जिधर बड़ा फोर्स होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और 5-7 मिनट और फिर ये टॉपिक खत्म, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है ये वाला, मान लो फोर्सेस 90 डिग्री में एक्ट कर रहे हैं। बहुत बार आप ये केस देखोगे, बहुत बार मतलब। अब वही क्वेश्चन ले लेते जो अभी कराया था, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है ना, तो देखो मतलब P की वैल्यू भी 5 हो गई बेटा, Q की वैल्यू भी 5 हो गई, उनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, वेरी नाइस, यही फॉर्मूला है सर। थीटा की जगह कितना रख दे, 90 डिग्री, चलो रखते हैं, तो रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90, cos 90 कितना होता है, सोचो 0 होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ओहो, मतलब cos 90 रखते ही ये पूरा का पूरा 0 हो गया, अगला टर्म 2PQ cos थीटा पूरा 0 हो गया भाई, यानी कि रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट बराबर, रूट ले लो उस तरफ बेटा, तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है 90 डिग्री में। अब देखिए 5 और 5 10 करने वाले जो भी थे, थोड़ा थोड़ा शर्माओ बेटा, पहले तो थोड़ा थोड़ा शर्मा लो, चलो कोई बात चलता है, देखो गलतियां होती रहती, इंसान से ही होती, मैं समझ रहा हूं, लेकिन जितने लोगों ने बोला था ना कि सर 5 और 5 10 होगा, एक बार थोड़ा थोड़ा शर्मा लो तो, है ना, शर्माना बुरी बात नहीं है बेटा। लेकिन अब सीख गए तुम
कि सर 5 और 5 10 तभी करूंगा जब 0 डिग्री एंगल होगा, वरना नहीं करूंगा सर। 180 होगा तो 5 - 5 0 भी कर दूंगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करूंगा कि 5 और 5 10 कर दिया, 5 - 5 0 कर दिया। दिमाग लगाऊंगा कि एंगल कितना है, 0 डिग्री जोड़ दूंगा, 180 डिग्री घटा दूंगा, 90 डिग्री ये कर दूंगा, जो आपने अभी अभी सिखाया ये कर दूंगा 90 डिग्री में। इसके अलावा भी कोई और एंगल होता तो, अरे कौन सी बड़ी बात थी भाई, यहां पे रख देते उस एंगल को। मान लो 60 डिग्री होता दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो वहां 60 डिग्री रख देते, और क्या। वैसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जब आप कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे। वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो वेट फॉर द सेशन। लेकिन पहले ये सब आप सीख के जाओ, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखोगे आप अगर, तो बेटा p की वैल्यू भी 5 है, देख रहे हो आप, p की वैल्यू भी 5 है, तो 5 स्क्वायर। q की वैल्यू भी 5 है, तो वो भी 5 स्क्वायर हो गया। 5 स्क्वायर इज 25, अगला 5 स्क्वायर भी 25, तो ये √50 आएगा। देख रहे हो, ये 25, ये 25, √50 आएगा, which can also be written as 5√2, which can also be written as 5√2। अब ये अपने आप में एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चे। क्या शॉर्ट ट्रिक है मैं बताता हूं, डोंट वरी। इससे क्या शॉर्ट ट्रिक बनती है पता है आपको। मान लो कि इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, अगर इनके बीच का एंगल कितना हुआ बेटा, 90 डिग्री हुआ, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है ना, वो होता है √2 टाइम्स F। √2 टाइम्स F कैसे, ऐसे हट जाते हैं सामने से, देखिए ऐसे। यहां 5 स्क्वायर के जगह में आप F स्क्वायर लिखेंगे, यहां भी आप F स्क्वायर लिखेंगे, है ना, तो 2F स्क्वायर बनेगा। 2F स्क्वायर का रूट लोगे तो क्या बनेगा, F स्क्वायर का तो F हो जाएगा और 2 का √2 हो जाएगा। तो आज के बाद अगर दो बराबर मैग्नीट्यूड के, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स 90 डिग्री में मिल जाएं आपको, ऐसे रास्ते चलते कभी भी दिख जाएं, तो समझ जाना उनका रिजल्टेंट कितना है, √2 टाइम्स F है। दो बराबर होने चाहिए भाई, लेकिन बराबर नहीं हुए तो क्या करेंगे सर, अरे बराबर नहीं हुए तो ये फॉर्मूला लगा लेना, √p² + q²। फॉर एग्जाम्पल मान लो बराबर नहीं है, मान लो इस तरफ 3 है, मान लो इस तरफ 4 है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब क्या करूंगा, √2f थोड़ी ना करूंगा, दोनों f तो अलग अलग है, एक 3 है एक 4 है, तो क्या करूंगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, रिजल्टेंट बराबर √p² + q²। आ यहीं से रहा है भाई, याद तो एक ही फॉर्मूला करना है, बट 90 डिग्री का अगर केस याद रह जाए कि 90 रखने के बाद ये आता है, तो कौन सी बुरी बात है। रख के देखो क्या आ रहा है, तो रिजल्टेंट बराबर √3² + 4² सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा बेटा आंसर। क्लियर है एकदम। बराबर मैग्नीट्यूड के हुए तो सीधा √2 × f कर दो, f की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, जो भी बराबर मैग्नीट्यूड गिवन है। 5 है तो 5√2, 10 10 गिवन है तो 10√2, 11 11 11√2। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप ऐसे करेंगे। और अब इस सेशन का आखिरी पार्ट और सबसे जबरदस्त पार्ट, याद है थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि रिजल्टेंट फोर्स उधर ही होता है जिधर बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है। याद आया, जिधर भी बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स उसी की तरफ होगा। तो रिजल्टेंट देखता है कि अच्छा ज्यादा पावरफुल कौन है, उसी के पीछे पीछे चला जाता है ये। जैसे यहां पे देखो 10 न्यूटन ज्यादा पावरफुल था, तो रिजल्टेंट ने बोला हम तो इधर ही जाएंगे। यहां पे रिजल्टेंट के साथ एक परेशानी है कि यार इधर भी उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड है, देखो F, इधर भी उतना ही है F। अब ये सोचता है किसके साथ जाऊं, इसके साथ जाऊं, इसके साथ जाऊं, कहां जाऊं। अगर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड हैं तो रिजल्टेंट बीच में जाएगा। कितना बढ़िया ट्रिक है, देखो कितनी जबरदस्त ट्रिक है बेटा। तो बीच में मतलब यहाँ पे 45 डिग्री, दोनों से बराबर प्यार है उसको। मान लो ये घर वाली है या बाहर वाली है, दोनों से बराबर बराबर प्यार है उसको, तो बीच में रहेगा, है ना बेटा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों से बराबर बराबर प्यार कर रहा है वो, तो भाई अब क्या करेगा, बीच का रास्ता ही तो निकालेगा। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, हाँ यहाँ पे 45 डिग्री। अब तुम बस मुझे एक बात बताओ, सोचना, तुम्हारी एनालिसिस की पावर देखते हैं कितनी है। मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ऐसे 45 डिग्री का मैं लाइन बना रहा हूं। मुझे यह जानना है इस वाले केस में रिजल्टेंट कहां पे होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पे होगा सर रिजल्टेंट, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे होगा सर रिजल्टेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 3 यहां पे होगा सर रिजल्टेंट। सोचो तो जरा, सोचो तो बेटा जरा, बहुत लॉजिकल चीज है। याद रखना रिजल्टेंट उधर ही होता है
जिधर बड़ा मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है। सोचो 45 डिग्री सही है गलत है? क्या रिजल्टेंट बीचों बीच हो सकता है 45 डिग्री पे? नहीं हो सकता। बताइए क्यों नहीं हो सकता? सेकंड वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। इससे ज्यादा प्यार करता है ये, इससे कम प्यार करता है, तो बीच में कैसे हो सकता है? यहां दोनों बराबर थे तो इसलिए बीच में था 45 डिग्री में। यहां इससे ज्यादा प्यार है इसे, तो रिजल्टेंट इसी की तरफ ज्यादा झुका हुआ मिलेगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो यार, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये सब चीजें फिर दिमाग में बस जाती हैं, और कोई मजाक करने का मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट ऐसे जब पढ़ाया जाता है चीजें आपके दिमाग में यहाँ से घुस जाती है ना। दिमाग यहाँ तो दिल होता है, वैसे दिल में घुस जाती है। एक ही बात है यार, क्या हो गया? बात समझ में आ गई? लेकिन क्या मैं कहना चाहता हूं, जिधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा, रिजल्टेंट उधर ही झुका हुआ मिलेगा आपको। यस, तो यहां पे रिजल्टेंट बीच में था क्योंकि दोनों बराबर थे, बट यहां पे रिजल्टेंट ज्यादा झुका हुआ किसकी तरफ है? 4 की तरफ। सर ये तो ठीक है, किधर ज्यादा झुकेगा क्या होगा? रिजल्टेंट का अगर मैं इसे एंगल पूछ ले, कैसे निकालूंगा सर फिर मैं? हाउ डू आई कैलकुलेट द एंगल? उसका फॉर्मूला भी सुन लो, फिर ये सेशन खत्म। मान लो रिजल्टेंट का एंगल निकालना पड़ जाए। अच्छा पहले एक चीज बताओ, मान लो यहाँ पे एक फोर्स F है, यहाँ पे एक फोर्स F है, तुम्हारा थोड़ा सा चेक कर रहा हूं मैं, है ना? और मान लो इनके बीच का एंगल बेटा 60 डिग्री है। अब बताओ रिजल्टेंट कहां पे होगा? क्या दोनों फोर्सेस बराबर? क्या इधर भी F और उधर भी F, दोनों से बराबर प्यार? तो रिजल्टेंट कहां? बीच में। बीच में का मतलब रिजल्टेंट 30 डिग्री बना के जाएगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट तो समझते हो ना? बाइसेक्ट करेगा, रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो अगर बराबर बराबर वाला केस दिख गया गलती से, तब तो तुम समझ ही जाओगे कि यार ये इस केस में तो बीच में जाने वाला है ये। लेकिन अगर बराबर का केस नहीं दिखा, जनरलाइज करते हैं, मान लो इस तरफ कोई P वेक्टर लग रहा है, इस तरफ बेटा कोई Q वेक्टर लग रहा है, ठीक है? इनके बीच का एंगल प्यारे बच्चों थीटा है। कुछ भी हो सकता है, थीटा 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एंगल। तो रिजल्टेंट जो होगा ना, वो एक अल्फा एंगल पे लगेगा। उस अल्फा एंगल का फॉर्मूला ये है, tan अल्फा। लिखो, है ना? इस फॉर्मूले को लिख के रखो, काम आएगा। जब कुछ नहीं काम करेगा तो ये फॉर्मूला ही काम करेगा बस, है ना? कि कितना एंगल पे रिजल्टेंट है। तो tan अल्फा बराबर q sin थीटा। थीटा समझ के क्या है? p और q के बीच का एंगल। अल्फा क्या है? p और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, कि रिजल्टेंट कहां है। थीटा आपको समझ में आता है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, सिंपल। q sin थीटा प्लस p प्लस q cos थीटा, ये है बेटा इसका फॉर्मूला। q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। इस फॉर्मूले से ना एक चीज करके बताता हूं, ठीक है? याद है मैंने बोला था इन दोनों से इसको बराबर प्यार है, 5 और 5 दोनों बराबर हैं। तो याद है मैंने बताया था रिजल्टेंट बीच से जाएगा, यहां से जाएगा बेटा रिजल्टेंट। एंगल मैंने आपको पहले ही बता दिया था 45 होगा। आओ चेक करते हैं, आओ जरा चेक करते हैं। इसको P मान लो, इसे Q मान लो। थीटा 90 डिग्री है? अरे थीटा 45 मत बोल देना, ये तो मुझे निकालना है कि अल्फा कितना है। वो अल्फा की बात कर रहा हूं, 45। रिजल्टेंट का एंगल अल्फा कहलाता है, वो अभी निकालेंगे अपन। थीटा तो पता है ना तुम्हें, P और Q के बीच का एंगल, वो तो 90 है ना भैया। हाँ, अब देखो tan अल्फा Q sin थीटा। Q कितना बेटा? तो 5 है। sin थीटा, sin 90, थीटा इज 90, sin 90 इज 1। बहुत बढ़िया। नीचे है P, P की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस Q cos थीटा। Q की वैल्यू तो 5 है, लेकिन cos थीटा, थीटा 90, cos 90 0, cos 90 0, ये 0 हो गया। ऊपर भी बचा 5, नीचे भी बचा 5, 5 अपॉन 5 1, 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, 5 अपॉन 5 1। और बोलो tan अल्फा 1 कब होता है भाई? tan अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है भाई? जब अल्फा की वैल्यू 45 होती है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, फील आ गई। हमारी क्लास में बेटा फील आती है। पढ़ा तो सब देते हैं, बट हम आपको फील करा देते हैं ढंग से एकदम। क्या बिना फॉर्मूले के? देखो तांत्रिक बाबा आ गए, है ना? तांत्रिक बाबा आ गए। तांत्रिक बाबा कहते हैं देखो अपनी अपनी तारीफ मत करो, भूत आ जाते हैं, है ना? खैर कोई बात नहीं। क्या बिना फॉर्मूले के हो गया था ये क्वेश्चन कि 45 डिग्री पे होगा रिजल्टेंट? हो गया था, बिल्कुल हो गया था। लेकिन क्या फॉर्मूले से भी मैंने बता दिया कि कैसे करना है? बिल्कुल बता दिया। फॉर्मूले में भी अगर आप वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। क्लियर बेटा एकदम, है ना? तो ये है इसका केस, कहां पे होगा रिजल्टेंट, ऐसे निकाला जाता है। आखिरी एक और चीज, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिकली। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि मान लो इधर 3 है, इधर 4 है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि 4 की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। एक चीज बताओ, इसको करने से पहले एक चीज बताओ, इस ट्रायंगल को कभी देखा है? अरे ट्रायंगल तो देखा ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं जहां पे ये 4 होता है, ये 3 होता है, और आप अगर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करो तो 5 आ जाएगा। ये आता है ना पाइथागोरस थ्योरम, बचपन से सीखा है एकदम, है ना। √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाँ वहीं से आएगा 5। इसकी एक खासियत है बेटा, ये जो 5 और 3 है ना, इनके बीच का एंगल 53 होता है यहाँ पे। अभी कुछ तेजस्वी बच्चे होंगे क्लास में जो बोलेंगे अच्छा 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 सर ये बढ़िया से सिखा रहे हो, फिर तो सर ये 4 और 3 के बीच का एंगल 43 होना चाहिए। अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये कोई रूल नहीं है, कोइंसिडेंस है। वरना बच्चे डाउट पूछते हैं फोन करके, सर एक डाउट आया था। मैंने अच्छा क्या डाउट आया था? कहते सर यहाँ पे 5 और 3 के बीच का एंगल 53 है, तो सर यहाँ पे 4 और 3 के बीच का एंगल 43 क्यों नहीं है? ये तो आप 90 कहते हो इसको। बिल्कुल नमूना डाउट एकदम, है ना। 5 और 3 में ही ये थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक लग जाता है, कह लो कोइंसिडेंस हो जाता है, तो याद करने में आसानी होती है, इसलिए बता रहा हूं। हाँ कुछ भी मतलब, है ना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये आप कैलकुलेट करो 37 डिग्री। तो बेटा यहां से ना कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे कहता हूं कि tan 37 बताओ, मान लो tan 37 पूछ लिया मैंने आपसे यहां से, क्योंकि 37 और 53 दो ऐसे एंगल हैं भाई जो काम आते हैं बाद में। बाकी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री तो सबको याद होगा। 37, 53 आपको याद नहीं होता, लेकिन काम जरूर आता है। देखते हैं tan 37, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है अपना 37, इसके सामने वाला यानी कि ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसका बेस। क्या है परपेंडिकुलर? 3, बेस क्या है बेटा 4, तो क्या ये 3/4 हो जाएगा? यस। समझ में आया ना भाई, 8वीं क्लास का मैथ्स भी नहीं है ये, ट्रिग्नोमेट्री है बस, है ना। ये ट्राइंगल याद रखो, अगर ये ट्राइंगल याद रखोगे तो 37 की वैल्यू, 53 की वैल्यू रटनी नहीं पड़ेगी, तुरंत निकाल लोगे। ट्राइंगल बनाया, उसके बाद जो भी निकालना था निकाल लिया। मान लो sin 37 बोल दिया तो ट्राइंगल से निकाल लेना sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 3/5 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। चलो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। मुझे निकालना है कि रिजल्टेंट का एंगल कितना है, अल्फा। वैसे तो डायरेक्टली तुमको दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से, ये 4 हो जाएगा, तो tan अल्फा आपको 3/4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो, चलो tan अल्फा बराबर q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। चलो करते हैं सॉल्व। q ये वाला होता है सेकंड वाला, तो उसकी वैल्यू हो गई 3। साइन थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 90 डिग्री है, साइन 90 हो गया बेटा 1। समझ रहे हो ना, साइन 90 हो गया 1 ऊपर। नीचे p देखो, p कितना है 4 है, प्लस q cos थीटा, q की वैल्यू तो 3 है मैं मानता हूं, बट cos थीटा cos 90 0 हो जाएगा। क्या आंसर आ गया 3/4? भाई क्या आंसर आ गया 3/4? यस। और tan अल्फा अगर 3/4 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? अभी अभी तो बताया था 37। अरे tan 37 है तो 3/4 होता है ना। यस, तो ये एंगल हो गया 37। अब देख ले बेटा 45 से कम आया है कि नहीं आया है, बताओ, तुम ही बताओ। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, 45 से कम आया है। यस, यही तो समझा रहा था। 45 आ जाता अगर ये दोनों बराबर होते एक दूसरे के, लेकिन ये 45 से कम आया है क्योंकि रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका हुआ है? बड़े फोर्स की तरफ से, है ना। ये तेरी आंखें झुकी झुकी गाना सुना तुमने, तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट झुका झुका है। किधर झुका हुआ है? जिधर बड़ा फोर्स का मैग्नीट्यूड हो, बस उधर झुका हुआ है भाई। तो इसके साथ कम एंगल बना रहा है, उसके साथ बड़ा एंगल बना रहा है। खत्म, टाटा बाय बाय। इतना पढ़ के आ जाना बेटा। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी हमारे बैचेस एकदम फ्रेश हैं, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं GG लाइफ कोड लगा के। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिको बैच लॉन्च हुआ है, एम्स रैंकर्स बैच लॉन्च हुआ है, देन यू हैव मास्टर्स बैच, तो बहुत सारे नए बैचेस लॉन्च हुए हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोड GG लाइव यूज कर सकते हैं, हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि हमारी अभी 2-3 क्लासेस ही हुई है प्लस में। सो बैच अभी भी एकदम फ्रेश है। दीज आर द प्राइसेस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हैं बच्चों, तो आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है एक्स्ट्रा, और 1-on-1 मेंटरशिप के अलावा फिजिकल नोट्स, अनअकैडमी के फिजिकल नोट्स आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको विथ मेंटरशिप बहुत बढ़िया तैयारी मिल जाती है। इफ यू वांट यू कैन टेक प्लस और आइकॉनिक डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन या फिर रिक्वायरमेंट। और ये बेटा प्राइसिंग है आइकॉनिक की, ठीक है। तो 1 साल का लेते हैं तो ये आपको पर मंथ इतना पे करना है, लेकिन इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अच्छी बात ये है
कि आज एक ऑफर भी चल रहा है, 27 से 30 तारीख तक आपको एक ऑफर भी दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा 10% ऑफ है बेटा। तो ऑन पॉपुलर डिमांड ये वापस आ चुका है ऑफर, ठीक है, स्पेशल वीक ऑफर। तो ये भी आप कर सकते हैं और अभी आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल से शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, आज हो गया इशू, टेक्निकल इशू आ गया, क्लास नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, देखो कल मिलते हैं 4 बजे लाइव, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, एंड दीज आर सम मोर ऑफर्स, ठीक है, विद द कॉम्बो ऑफर्स। कॉम्बैट कर लिया करो हर संडे को, प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी। चलो बाय एवरीवन, सी यू सून, बाय।